भारत एवं विश्व में जनसंख्या, भारत एवं विश्व में जनसंख्या और कैसे कैसे इंक्रीज हुआ है और कितनी तेज़ी से हुआ है, तो एक तरफ देखेंगे विश्व के लेवल पे और एक तरफ देखेंगे भारत के लेवल पे। वो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा लिखना है, समझेंगे। चलिए, सबसे पहले जब विश्व में जनसंख्या देखी गई तो वो सन 1900 में देखी गई। कब देखी भैया? सन 1900 में। और ये जनसंख्या थी कितनी भैया? कितनी थी? लगभग 2 अरब थी। कितनी थी? 2 अरब जनसंख्या थी। 2 अरब जनसंख्या थी विश्व में। और ये कब की बात है? 1900 की। 2 अरब जनसंख्या कितना हुआ? 2 अरब। 2 अरब कितना हो गया मिलियन में? 100 मिलियन है ना? 2 अरब हो गया। हाँ 20 होगा, 10 और हाँ ठीक है। यहाँ देखिए सन 1900 की बात करेंगे और फिर आगे आएंगे सन 2000 की बात करेंगे। ठीक है, कितना अंतर हो रहा है 1900 से? 100 साल। और 100 साल में जनसंख्या हो गई 6 अरब। कितना हो गई भैया? 6 अरब हो गई। मतलब 100 साल में कितना मुनाफा हुआ है मतलब बढ़ोतरी, मुनाफा कहीं से कहते थे। 4 अरब बढ़ गई जनसंख्या। ठीक है, अब आगे देखेंगे। उसके बाद अगली जनसंख्या की जो गणना हुई कब हुई भैया? 2011 में। ये 7.2 अरब हो गई। कितना हो गई? 7.2 अरब हो गई। 7.2 अरब हो गई। ठीक है, तो पहले कितना था? 2 अरब, फिर कितना हुआ? 6 अरब, फिर कितना हुआ? 7.2 अरब हो गया। आगे भारत की बात करेंगे तो आज़ादी के समय मतलब कि बात कर रहे हैं 1947 के आसपास की, है कि नहीं? और तब जो है भारत की जनसंख्या कितनी थी भैया? 350 मिलियन लगभग। 350 मिलियन ये लगभग थी, लगभग। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं अपने घरों में आसपास देख सकते हैं, परिवार में देखो भैया। यहाँ देखिए अगला देखा गया भैया 1900 में देखे नहीं, 19 आगे हो गया। फिर देखेंगे 2000 में, सन 2000 में देखेंगे, सन 2000 में। और ये जनसंख्या बढ़कर हो गई 1 अरब। कितना हो गया? 1 अरब हो गया। 1 अरब। वो आप देख सकते हैं कि सन 2000 में भारत की स्थिति ऐसी है कि पूरी दुनिया का हर छठा इंसान क्या है? भारतीय है। देखो ध्यान से भाई, विश्व की कितनी है? विश्व में जनसंख्या कितनी है? 6 अरब है। वो अकेले भारत कितना है? 1 अरब है। मतलब ये हुआ कि दुनिया का हर छठा इंसान क्या है? भारतीय है कि नहीं? अब यहाँ देखिए 7.2 हुआ और यहाँ देखिए सन 2011 में ये आपके पास हो जाएगा 1.25 अरब। ठीक है ना भैया? अरे 1.2 से थोड़ा कम ही है, चलो बस 1.2 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.2 अरब ये लगभग है, 1.2 अरब। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखेंगे 1.2 अरब। अभी जो जनगणना होनी है हो चुकी है, लेकिन उसे बताया नहीं गया है कितना है। हाँ 21 का तो हो गया है, लेकिन डेटा बाहर नहीं आया अभी डेटा अंदर ही रखा है। जो डेटा निकाला जनसंख्या का नहीं, अभी उसको पब्लिकली नहीं किया गया है, छुपा के रखा गया है। तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, जनगणना हो चुकी है लेकिन किसी को बताया नहीं गया है कितना डेटा है। जनगणना छुपाई जा रही है, जबकि उसे 21 में ही दिखाना था। जनसंख्या कितनी हो गई किसी को पता नहीं है अभी। 2011 से 21 10 साल में, और 22 चल रहा है।
हैं। और डेटा अगर आपको देखना लगभग ये जो है 1.5 अरब के ऊपर है, ठीक है, 1.5 अरब के ऊपर इसमें है। तो इस चीज़ को लिखो, जल्दी से लिख लीजिए भैया। यहाँ पर ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है, ये जानकारी के लिए लिख दिए हैं, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। लिख लिया, जल्दी लिख लीजिए। अब एक हेडिंग बनाइए, जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि के कारण हेडिंग बनाएंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं भैया? पहला पॉइंट देखेंगे, अगर लोग ज़्यादा ना मरें तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। अगर बच्चे अधिक पैदा हों या बच्चे पैदा हों तो कोई मरे ही ना, तो भी हो सकता है जनसंख्या बढ़ जाए, है कि नहीं? तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये होगा कि मृत्यु दर में कमी, है कि नहीं? मतलब रेट आप जो मतलब कि जो लोग मर रहे हैं उसमें क्या हो गई, गिरावट हो गई है। और इसके पीछे का रीज़न भैया क्यों जानते हो? अब तमाम तरह की इलाज है, दवाइयाँ हैं, और किसी को दोनों किडनी नहीं तो भी जिंदा है, किसी के दोनों किडनी खराब होंगे तो भी जिंदा है। रुपया लग रहा है, लगने दीजिए, लेकिन जिंदा है ना। जनसंख्या में इजाफा करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, वो जिंदा है। और किसी का हार्ट ही ख़राब है और रुपया खूब रखा है तो हार्टों भी चेंज करते हैं कोशिश, लेकिन फिर हो नहीं पाता, है कि नहीं? तो तमाम तरह के इलाज है, इसलिए जनसंख्या में जो है ये कमी आ रही है। दूसरा, हाँ बिल्कुल, जन्म दर में वृद्धि, ठीक है, सरकार नहीं मना रही है, मृत्यु के लिए नहीं कह रही वो कह रही है कि जनसंख्या मतलब बढ़े ना, और इस हिसाब से कि बच्चे पैदा ही कम करो, ये बता रहे हैं। देखिए, हाँ, 1 करो मालिक है, 4 करो हमसे मतलब नहीं है, आपको भरपूर छूट है। जन्म दर में वृद्धि, ठीक है, हाँ, तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नोट कर लिया? आगे अब आपकी बात जो है ना हम पहुंचा देंगे कोर्ट तक, परेशान ना होइए। यहाँ देखिए, अशिक्षा, अशिक्षा, ठीक है, अगर लोग अशिक्षित होंगे तो भी जनसंख्या बढ़ने के चांस रहेंगे। इसका रीज़न है ये भैया, आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल कि ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या ज़्यादा रहती है, जबकि शहर में क्या है, थोड़ा सा कम। जनसंख्या शहर में बहुत ही कम है, लोग जाकर के वहाँ पर और जाते हैं तो बस जाते हैं, ऐसा लगता है ज़्यादा जनसंख्या है। ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या जो है ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि अशिक्षा है, लोग जागरूक नहीं है और उन्हें चीज़ें पता नहीं है, तो अशिक्षा उनमें से एक कारक है। कम उम्र में विवाह, ठीक है भैया, अगर कम एज में विवाह हो रहा है तो बच्चे भी कम उम्र में हो सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि में एक अच्छा सा कारक हो सकता है। और कुछ कारक है भैया? धार्मिक मान्यताएं, और लोग कहते हैं ना भैया कि जो बच्चे हैं ना भगवान दे रहे हैं, हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अरे उनसे पूछो बेवकूफ़ों से कि कौन कर रहा है, ठीक है, भगवान नहीं दे रहे हैं, सब कुछ अपने हाथ का खेल है भैया, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे कि धार्मिक मान्यताएं जो है इस तरह से भी इसको जागरूक करती हैं। सही है, बिल्कुल आप पर निर्भर करता है भैया, डिपेंड करता है। और कुछ है भैया बताइए? अशिक्षा हो गई, कम उम्र में विवाह हो गया,
और ये मान्यताएं होगी, धार्मिक मान्यताएं। और क्या हो सकता है? चलिए आधे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। हो जाएगा? बोलो भैया, रंजीत हो जाएगा भैया, लिख जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आगे जनसंख्या वृद्धि की एक हो गए कारण, आप देखेंगे जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय। जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय देखेंगे। ठीक है भैया। अच्छा, आप दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हैं कि भैया मृत्यु दर में कमी का कोई उपाय कर लें, मतलब मृत्यु ज़्यादा होने लगे? इसका उपाय कोई नहीं है। आप या तो विस्फोट करवा दें कहीं गिरा करके परमाणु बम, तो वो फिर लीगल है, लीगल नहीं है। और सोचते हो भैया कि जन्म दर में वृद्धि कम हो जाए, ये तो आप कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। और ये प्राकृतिक नहीं है, आपको स्वयं करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तो हम दोनों पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब अपने हाथ में नहीं है। क्या है हाथ में? हाँ, बस इतना कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जन्म दर है इसे हम कम कर सकते हैं, और इसके लिए जो है जागरूकता होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट नोट कर लेंगे भैया। पहला पॉइंट लिखेंगे, शिक्षित शिक्षा, ठीक है, शिक्षा ज़रूरी है। अगर लोग शिक्षित होंगे तो वो समझेंगे चीज़ों को, और इसलिए जनसंख्या वृद्धि में कुछ मदद कमी में कुछ मदद मिल सकती है शिक्षा के द्वारा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट रहेगा, लोगों में जागरूकता, लोगों में जागरूकता फैलाकर, लोगों में जागरूकता फैलाइए, उन्हें समझाइए कि जो आप कर रहे हैं ये अच्छा नहीं, ठीक है। अगला, विवाह की जो उम्र है, अच्छा ये बताओ विवाह की उम्र क्या है? अरे 23 किसके लिए है? लड़के के लिए, 21 लड़की के लिए। अरे 23 किसके लिए है? लड़की के लिए। अब तुम बता दो 18 किसके लिए है? और लड़का के लिए कितना हो जाएगा? 23 वर्ष। अच्छा, कितना होना चाहिए? सही है फिलहाल, लेकिन हम क्या कहेंगे भैया कि विवाह की उम्र अधिक से अधिक करी जाए, मतलब 25 साल के ऊपर कर दी जाए। 70 साल नहीं। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग भी कह रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं, वो आप भी तो कह रहे हो, और NCERT तो कहेगी चिल्ला चिल्ला करके कि भैया विवाह ना करो। विवाह की उम्र लगभग 25 वर्ष होनी चाहिए। ये सबसे अच्छी एज होती है 25 वर्ष, ठीक भैया। मोबाइल ना चलाओ भैया, लल्ला रख दो कुछ देर के लिए। विवाह की उम्र जो है लगभग 25 वर्ष। मुझे लगा कि आप ढूंढ रहे हो शादी वादी के लिए। शादी.com, चलो छोड़ो भाई। यहाँ देखें, हम दो, हमारे दो, के नारे का पालन, ठीक है। तो अगर हम इस नारे का, इस स्लोगन का अनुपालन करें तो भी यहाँ पर आपको मदद मिल सकती है, ठीक है। ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखेंगे, बस ये इतने पॉइंट यहाँ पे काफ़ी है। शिक्षा द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाइए, विवाह की उम्र लगभग 25 वर्ष कर दीजिए, और हम दो, हमारे दो का एक नारा दीजिए। और कहीं जाकर किसी ना भैया
कि हम दो हमारे एक वाला नारा लगा लीजिए, तो थपरा देगा भैया, भाग कहीं निकल लो बस। वो तो बेचारा सोच रहा है कि कम से कम 2 लड़का हो जाए मेरे, तो एक घर मार एक ठो पढ़े जाए स्कूल। तो ठीक है ना भैया, ये हो गया। चलिए नोट कर लिया है ना, लिख लिया। एग्ज़ाम में ये बहुत आता है, ध्यान रखेंगे भैया। यहाँ से एक सवाल बनता है जो कि जनसंख्या पे आता है। क्यों आएगा पता है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तेज़ी से, इससे समस्याएं हो रही हैं, बेरोज़गारी हो रही है, इसीलिए सवाल यहाँ पर देगा और आपसे जानना चाहेगा कि आप क्या क्या सोचते हैं जनसंख्या वृद्धि और उसकी कमी के लिए। और NCERT या फिर यूपी बोर्ड ये नहीं चाहता कि आप किताबी ज्ञान लिखें, आप दिमाग लगाएं, ठीक है ना। तो दिमाग लगाकर आप क्या सोचते हैं, कैसे रोक पाएंगे। और ये भी जानना चाहता है कि आप जब लिखोगे तो ऐसा करोगे भी, है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए 20 लाख बच्चे दे रहे हैं पेपर, तो 20 लाख बच्चे अगर लिख कर आएंगे तो कैसा करेंगे। तो अब 20 लाख लोग कम हो जाएंगे, संख्या कम पड़ जाएगी अगर एक 2 बच्चे होंगे उनके। तो जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए जो अन्य कारक हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए गर्भ निरोधन एवं इसके प्रकार, गर्भ निरोधन एवं इसके प्रकार इम्पोर्टेंट है, सवाल यहाँ से बनता है। और सवाल क्या क्या बना अभी तक वो भी देखेंगे और क्या बनने के चांस है वो भी देखेंगे। तो हेडिंग बनाइएगा, गर्भ निरोधन एवं इसके प्रकार। लिख लिया। चलिए अब इसमें जो है एक विधि है जो कि प्राकृतिक है, एक है कृत्रिम। प्राकृतिक पहले सीखेंगे और फिर आएंगे कृत्रिम पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधियाँ, प्राकृतिक विधियाँ, नेचुरल जो विधियाँ हैं, मेथड से उनकी बात करेंगे। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे आवधिक संयम। आवधिक संयम, ठीक भैया, ये है आवधिक संयम। लिख लिया। देखिए ये क्या चीज़ होता है। अब 2 मिनट ना 1 मिनट देखो भैया, आवधिक संयम क्या चीज़ है। हमने आपसे कहा था कि माहवारी जो साइकिल होता है, जो मासिक चक्र होता है, कितने दिन का होता है भैया? 28 से 29 दिन का होता है। तो चक्र के दौरान वो कौन सा दिन है जब अंडोत्सर्ग होता है? 14 से। क्या चीज़? जो पदार्थ मतलब पुरुष में से निकलता है उसे रज, मतलब धातु कहते हैं। हाँ, और जो महिला में से निकलता है उसे रज। रज, सही है, उसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उस पर चर्चा हम बाद में कर लेंगे, बताएंगे आपको क्या चीज़ है। आवधिक संयम में भैया ये है कि मासिक चक्र के वो कौन सा दिन है 10वें से 17वें दिन के बीच मैथुन क्रिया से बचने से, मैथुन क्रिया से बचने से गर्भधारण की संभावना कम रहती है, ठीक है, कम रहती है।
क्योंकि मासिक चक्र के चौदहवें दिन अंडोत्सर्ग होता है और उस दौरान अंडाणु के निषेचित होने की या होने की संभावना ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? देखिए ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान है, चीज़ों को बस समझिए, याद हो जाएगा। हाँ, लिखा हुआ है कि मासिक चक्र के 10वें 17वें दिन के बीच मैथुन क्रिया से बचने से गर्भधारण की समस्या या संभावना कम रहती है, क्योंकि मासिक चक्र के 14वें दिन, यहाँ पर दिन लिख लीजिएगा, अंडोत्सर्ग होता है और उस दौरान अंडाणु के निषेचित होने की संभावना ज़्यादा रहती है या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। लिख लिया। और दूसरा देखेंगे, यह है बाह्य स्खलन। एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर ये आप जो है इसको लिख लेंगे, जानकारी के लिए चाहिए आपको, ज़रूरी है। बाह्य स्खलन, इसे क्वाइटस इंटरसेप्शन भी कहते हैं, तो बस हिंदी समझेंगे, अंग्रेजी भी लिखा देंगे अभी। ये जो विधि है ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, लेकिन हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, हाँ। मैथुन क्रिया के दौरान मनुष्य में वीर्य स्खलन होने से पूर्व उसे अपने जननांग को योनि से बाहर निकाल लेना होता है। ठीक है, और ये बहुत ही कम कारगर है, मतलब बहुत ही कम चांस है कि ऐसा हो। ये दूसरा मेथड है, दूसरा तरीका है, और देखेंगे इसके बाद में तीसरा तरीका जो कि महत्वपूर्ण रहता है वो बिल्कुल। और तरीका नंबर 3 देखेंगे, तरीका नंबर 3 देखेंगे। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कोइटस इंटरप्शन, कोइटस इंटरप्शन बोलते हैं। इंटरप्शन मतलब कोइटस इंटरप्शन। ठीक है, बाह्य स्खलन को कोइटस इंटरप्शन बोलते हैं। ठीक है, ये
लिख लीजिए जल्दी से। लिख गया। अगला देखेंगे जो कि एक और प्राकृतिक है और वो है, बिल्कुल एक और है, उसे कहते हैं स्तनपान अनार्तो। स्तनपान अनार्तो, ठीक है। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसे बोलते हैं भैया लैक्टेशन, लैक्टेशन लेमिनेरिया, लेमिनोरिया, लैक्टेशन लेमिनोरिया। पहले समझेंगे फिर लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, हेडिंग बना लीजिए। एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम में आप देखेंगे हर एक सवाल आपको मिलेगा, आपके नोट से प्राप्त हो जाएगा। स्तनपान अनार्तो, वो ना करना चाहिए, क्या ना करना, ज़्यादा क्या ना करना, कल बताओ सोच के, कल बताओ सोच के, ठीक है। स्तनपान अनार्तो लैक्टेशन लेमिनोरिया, ये क्या होता है भैया? देखिए ध्यान से, देखिए जन्म के बाद जब कोई स्त्री यानी कि माता जब बच्चे को जन्म देती है तब बच्चे को अपने दूध पिलाती है, ठीक है। तो जब तक वो दूध बच्चे को पिलाएगी तब तक उसमें गर्भ का धारण नहीं होगा, ठीक है ना भैया। और यही कहलाता है जो है लैक्टेशन अनार्तो या स्तनपान अनार्तो, ठीक है ना भैया। और लेकिन ध्यान रहेगा कि ये जो प्रक्रिया है ये 3 से 4 महीने या फिर 6 महीने तक मान्य होती, मतलब उसी तब तक ये जो है लागू होता है। उसके बाद में ये गारंटी नहीं है कि जो है वो वहाँ पे गर्भ धारण ना हो, मतलब कि स्तनपान जन्म से लेकर के 6 माह तक जो है ये काम करेगा। जो ये विधि है ये जन्म से कितने महीने का काम करेगा भैया? जन्म से 6 माह तक काम करेगा, उसके बाद में गारंटी नहीं है। तो ये बात हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं और आप लिख लीजिए, लिखिए भैया। लिखिए, जन्म के बाद माँ द्वारा, हाँ माँ द्वारा शिशु को स्तनपान कराने से गर्भधारण की संभावना कम रहती है, ठीक है। और यह केवल 6 माह तक ही कारगर होता है, ठीक है भैया। ये सिर्फ 6 माह तक ही कारगर होता है। स्तनपान अनार्तो जो है ये सिर्फ 6 माह तक ही कारगर होता है और ये जन्म के बाद माँ द्वारा शिशु को स्तनपान कराने से गर्भधारण की संभावना को कम करता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये सभी आपके पास में जो है ये प्राकृतिक विधियाँ हैं। कैसी भैया? प्राकृतिक विधियाँ हैं, ध्यान रहेगा। कौन कौन सी विधियाँ देख लीजिएगा। आवधिक संयम है, बाह्य स्खलन है और स्तनपान अनार्तो है, ठीक है। तो ये बातें मैंने आपको लिखा दी, समझा दी। कोई दिक्कत इसमें है? बोलो भैया, हो जाएगा याद? चलो आगे देखते हैं और आते हैं कृत्रिम विधियों पर। कृत्रिम विधियों पे आते हैं और कृत्रिम विधियाँ, और कृत्रिम विधियों में एक हेडिंग बनाएंगे सहेली। ये किसकी सहेली भैया?
कृत्रिम विधियों में एक हेडिंग है सहेली, इसको पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। नहीं सर, कृत्रिम कृत्रिम मानव निर्मित या जो मानव अपने हिसाब से करे, ठीक है, हाँ ये कृत्रिम हो जाए। इसमें जो विधियाँ हैं उनमें से एक है सहेली, और सहेली जो है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, टिक कर लीजिए इसको, ठीक है। पूछेगा सहेली पर टिप्पणी लिखिए या सहेली क्या है, तो कुछ लोग तो घाल चाल लिख के आएंगे भैया सहेली हमरे उनके जो है एक सहेली हैं वो के बारे में लिख दें, जहाँ लिख दिए ठीक है। और कुछ लोग हमें तो सहेला है अभी लिखना नहीं। लेकिन सहेली एक्चुअल में है क्या भैया? सहेली एक दवा है, एक मेडिसिन है, मेडिसिन, ठीक है, एक दवाई है, एक टेबलेट है, तो इसकी बात करेंगे। और सबसे पहले जान लीजिएगा कि सहेली, अरे सहेली लिखा है, सहेली एक गर्भ निरोधक दवा है, ठीक है भैया। गर्भ निरोधक क्या भैया? ये दवा है। अच्छा ये बताओ ये कहाँ पर बनाई गई थी भैया? जो लखनऊ में स्थित CDRI, और ये है क्या? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट, ठीक है, हम इंस्टीट्यूट ऐसे लिखते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि, क्या हो रहा है मेरे साथ आज? क्या हो रहा है? केंद्रीय औषधि शोध संस्था, ठीक है। हाँ, सहेली एक गर्भ निरोधक दवा है जो लखनऊ में स्थित CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय औषधि शोध संस्थान में खोजी गई है, ठीक है भैया, में खोजी गई है। याद रहेगा भैया, ये कहाँ खोजी गई है? CDRI कहाँ है? कहाँ है ये? लखनऊ में है, ठीक है भैया। हाँ, कौन नगर में है? उत्तम नगर में, वगैरह उत्तम नगर में है, उत्तम नगर में नहीं है, ये KGMC के आसपास कहीं है, ठीक है, मुझे पता नहीं कहाँ पर है ये। फिलहाल ये जो है लखनऊ में खोजी गई है। अब ये है क्या चीज़ भैया? ये क्या है सहेली? कैसी दवाई है? गर्भ निरोधक दवाई है, और जो गर्भ का निरोध कर दे, मतलब जो गर्भ का धारण ना होने दे। ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर क्या लिखा हुआ है? निरोधन एवं इसके प्रकार। तो यहाँ पर इसमें हमने पहले पढ़ा था क्या? प्राकृतिक विधि, अभी क्या है? कृत्रिम विधि है। तो आगे देखेंगे सहेली महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुआ है, ठीक है भैया। अच्छा यो है, ध्यान रहेगा आपको कि जो सहेली दवाई है, मेडिसिन, ये सप्ताह में एक दिन खाई जाती है, ठीक है, सप्ताह में सिर्फ एक दिन खाई जाती है। अब क्यों है भैया वो तो हमको नहीं पता, क्या खाई जाती है, रोज़ खा सकते हो। हाँ, कभी होगा ही नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि गर्भ हो जाए तब खाओ, आपको खाते रहना है, ठीक है, और गर्भ धारण नहीं होगा। ये दवा सप्ताह में एक दिन
खाई जाती है। सप्ताह में एक दिन खाने से पूरे सप्ताह में दर्द नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये दवा सप्ताह में एक दिन खाई जाती है। और ध्यान रहे, इसकी खुराक को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, मतलब दिन कम कर देते हैं। जब मासिक चक्र का जो है ये दिन हो भैया 10 से 17 वाला, इसमें थोड़ा सा इसमें हम एक सप्ताह के बजाय जो है कर देते हैं 6 दिन, थोड़ा सा अंतर जो थोड़ा सा कम करते हैं, है ना भैया? ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये दवा जो है सप्ताह में एक दिन। अच्छा, ये जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में फ्री उपलब्ध होती है, ठीक है? तो वहाँ से उसको प्राप्त कर सकते हैं, फ्री मिलती है। ये प्राकृतिक हो गई। सहेली बता। हाँ, सहेली हो गया। लिखिए जल्दी से। ठीक है। अच्छा, इसी में जो है एक चीज़ समझेंगे, अभी आपको बताते हैं। यहाँ पर दूसरा, हालांकि सबसे अच्छी जो दवा है वो सहेली होती है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन एक और आता है, आपने सुना होगा माला डी एवं माला एन। नाम सुना है? माला डी और माला एन। माला नहीं सुना? माला एन भी होता है, ठीक है? माला डी और माला एन भी होता है। 21 और 7 28 इसमें टेबलेट होते हैं एक पत्ते में। माला डी में जो है 21 और 7 मतलब कुल मिलाकर 28 टेबलेट होते हैं। और आपको दिखा दें भैया कि अभी लिख लेंगे बाद में। हाँ भैया, हमने लिया है। हम करेंगे क्या उसको लेकर के? तो एकदम से वहाँ वाले बेवकूफ़ को अच्छे खाते। अब यार हम पढ़ा रहे हैं, हम टीचर हैं, तो हमको पता नहीं चलेगा तो बताएं कैसे आपको? अब हम पढ़ा रहे हैं जनन की विधियाँ इतनी सारी, और आप कहो कि क्या आपसे गुरुजी प्रैक्टिस करके आया होगा? तो मुझे कहते तुम अच्छे इंसान हो, अब तुम जाके पहले प्रैक्टिस करो। इधर देखो, इधर देखो भैया, आप टेबलेट बना रहे थे? हम बना रहे हैं, हमने देखा नहीं है, हमने फ़ोटो देखा इसका। बात समझ में आई? नहीं आई? इसमें जो है 21 टेबलेट होते हैं माला डी और 7 टेबलेट होते हैं आयरन के। ये महिलाओं को गांव-गांव फ्री बांटे जाता था पहले, ठीक है भैया? तो ये आपने देखा नहीं होगा? हमने देखा नहीं भाई साहब, अब क्या करें, आपको एक संभावना है। अरे चलिए देख लीजिए। तो यहाँ पे 7 टेबलेट होते हैं आयरन के, मतलब कि, और यहाँ पे बाकी 21 क्या होते हैं, वो माला डी के टेबलेट्स होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इसमें लिख लेंगे। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें जो है इन टेबलेट्स में होता है हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है भैया? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा भैया? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख लीजिए, पहले हम लिख दे रहे हैं भैया, लिखिए माला डी व माला एन। प्रभावी गर्भ निरोधक गोलियां हैं। कहा कर रहे हो भैया? ऐसा ना करो कि भाग जी क्लास छोड़ के। हाँ, माला डी एवं माला एन प्रभावी गर्भ निरोधक गोलियां हैं जिसमें एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है जो गर्भाशय को अच्छा ये बताइए, निषेचन होता है, जायगोट बनता है, विदलन होता है, उसके बाद में क्या बनता है? भ्रूण बनता है, और फिर क्या होता है भैया? अंतरोपण होता है। क्या होता है?
अंतरोपण होता है। तो देखिए ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है ना भैया, ये दोनों हार्मोन जो है गर्भाशय को इस लायक कर देते हैं, या मतलब ऐसा बना देते हैं कि बने हुए भ्रूण का अंतरोपण ही नहीं होगा, अंतरोपण नहीं होगा। ठीक भैया? हाँ, तो गर्भाशय को हाँ गर्भाशय को इस अनुकूल कर देते हैं, कर देते हैं, जिससे कि भ्रूण का अंतरोपण सही लिखा था, अंतरोपण ना हो। ठीक है? और आप जानते हैं मैंने आपको समझाया था कि जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये जो है अंडाशयी हार्मोन होते हैं ना भैया। कहाँ से निकलते हैं? अंडाशयी हार्मोन या गर्भाशयी हार्मोन कह सकते हैं, क्योंकि गर्भाशय अंडा से जुड़ा होता है। और दोनों को काम होता है क्या? दोनों को काम है कि गर्भाशयी अंतः स्तर को उस लायक करना कि जिससे क्या हो जाए, अंतरोपण हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम फिर से और क्या ले रहे हैं? हाँ, और जैसे इसको खाएंगे वहाँ पे इसका लेवल जो है बिगड़ जाएगा। लेवल जहाँ ज़रा सा भी चेंज हुआ तो जो पहले से अनुकूल बना था गर्भाशय वो क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। तो जो है उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा और उस केस में वो जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है? तो ये तरीका यहाँ से आप समझ सकते हैं। लिख लिया? जल्दी लिखो भैया। लिख लिया? चलिए अगला आ जाइए भैया। रोध या बैरियर विधियाँ, रोध या बैरियर विधि। ठीक है, रोध या बैरियर विधियाँ। क्या हुआ भैया? एनी प्रॉब्लम? पानी ले लो, पानी पी लो। रोध या बैरियर विधियाँ, रोध या बैरियर विधियाँ। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है भैया, देखेंगे रोध या बैरियर विधियाँ। बैरियर दो टाइप के होंगे, पुरुष में और जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं बैरियर और हिंदी में कहते हैं रोध। ऐसे लिख लो, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा, सही रहेगा। स्त्री में और यहाँ पर जो है पुरुष में। ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो मैं यहाँ पर ठीक है। और पुरुष में जो बैरियर है वो रोध है। देखेंगे एक नाम सुना होगा, कॉन्डोम। ये किससे बना होता भैया? रबर या लेटेक्स, रबर या लेटेक्स से बना होता है। और ये बाह्य रूप से पुरुष प्रयोग करता है। ठीक है।
ये बाह्य रूप से पुरुष प्रयोग करेगा, रबर या लेटेक्स का बना होता है। ठीक है, बाह्य रूप से। हाँ बाह्य रूप से इससे पहनना पड़ता है। ये हो गया। कभी मूवी देखा है पीके? पीके में जब गिरता है उसका तो कहता है किसका है, तो कोई नहीं कहता कि मेरा है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए भैया, इसकी बात करेंगे स्त्री में। अच्छा, ये जो कॉन्डोम है ये जो है स्त्री के लिए भी आता है, स्त्री के लिए भी आता है, बिल्कुल आता है। तो ये पुरुष के लिए है, यहाँ पर लेते हैं भैया। ये हो गया। और दूसरा है डायाफ्राम। ग्रीवा टोपी, ठीक है, डायाफ्राम होगा, ग्रीवा टोपी हो गई, और एक है बोल्ट। बोल्ट ये सभी बैरियर, ये सब मतलब होते हैं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए, बिल्कुल सही। ये सभी बैरियर स्त्री द्वारा स्वयं प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है भैया। अच्छा, यहाँ ध्यान देंगे भैया कि ये जो है ना भैया, ये पुनः यूज नहीं कर सकते, पुनः प्रयोग नहीं कर सकते। यूज एंड थ्रो है ये, पुनः प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है सिर्फ इसको छोड़ करके यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, डायाफ्राम, ग्रीवा टोपी एवं बोल्ट को साफ करके पुनः प्रयोग कर सकते हैं। ठीक भैया, कोई दिक्कत? बोलिए। यहाँ पर जो है ये पुनः प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे इसको प्रयोग कर सकते हैं, डायाफ्राम, ग्रीवा टोपी और बोल्ट। जी भैया, मतलब इसको पुनः प्रयोग कर सकते हैं? इसको नहीं कर सकते भैया, इसको कर सकते हैं। जी, इसको नहीं। अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इसको कर सकते हैं, क्या लिखा है, डायाफ्राम, ग्रीवा टोपी और बोल्ट को साफ करके पुनः प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ जल्दी लिख लीजिए। इसको छोड़ करना उसमें भी, हाँ इसको छोड़ देंगे। हाँ, ये बहुत ही हल्का महीन होता है और इसको स्त्री के जो है योनि मार्ग में इसको प्रविष्ट करते हैं। ये सब क्रिया अपने आप से होती हैं, यहाँ पर सभी क्रियाएं अपने आप से होती हैं। स्त्री पुरुष अपने आप से ही प्रक्रिया करता है। लिख लिया? जल्दी लिख लो। पुनः प्रयोग करने योग्य नहीं होता, ये गारंटी नहीं है फिर दोबारा। भाई आपने उसको लगाया था अवरोध के लिए, बैरियर के लिए, अब दोबारा प्रयोग करने में अगर वो टूट गया तो क्या होगा, तो अनचाही प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो क्या करोगे? इसीलिए इसको पुनः प्रयोग नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे डायाफ्राम और ग्रीवा टोपी है, मजबूत बना होता है, इसको अच्छे से लगाते हैं और फिर इसको दोबारा साफ करके प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोबारा प्रयोग करने योग्य नहीं है। अंतःगर्भाशय युक्ति आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, देख लीजिए चाहो तो, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब ये क्या है पहले समझ लीजिएगा। ये होते हैं दो टाइप के, डालो हेडिंग पहले। ये होते हैं दो टाइप के, एक ऐसे हैं जो पहले समझ लो कहाँ रखे जाते हैं। ये जो है डॉक्टर या फिर नर्स के द्वारा जो है, हालांकि नर्स के द्वारा ही होता है, नर्स के द्वारा जो है स्त्री के योनि मार्ग में प्रवेश कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये दो तरह के हैं। एक तो ऐसे हैं जो कॉपर से बने हुए हैं, किससे भैया? कॉपर से बने हुए हैं। और दूसरा है कि वो उसमें हार्मोन्स हैं,
क्या है उसमें, हार्मोन्स है। तो जो कॉपर से बना है वो कॉपर आयन को रिलीज़ करेगा, और वो कॉपर आयन क्या करेगा भैया, वो कॉपर आयन जो है वहाँ पर जो भी शुक्राणु जाएंगे उनकी गति को मोशन क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, रोक देगा, और शुक्राणु आगे बढ़ नहीं पाएंगे, गतिशीलता कम कर देगा, वो गतिशील नहीं हो पाएंगे। और जब ऐसा होगा नहीं तो वे फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। और जब वहाँ पहुँचेंगे क्या नहीं होगा भैया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और एक है कि जिसमें हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन है केन नहीं, दूसरा जो मेथड है, जो तरीका है, उसमें हार्मोन निकलते हैं, और वो हार्मोन ऐसे होते हैं जो गर्भाशय को अनुकूल बनाते हैं, कि मतलब प्रतिकूल करते हैं कि वहाँ पे क्या ना हो, इम्प्लांटेशन ना हो, किसका, भ्रूण का, जो बना है किससे बना है, निषेचन से बना है ना, तो उसका इम्प्लांटेशन नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि जो है वो जो हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, वो हार्मोन कुछ ऐसा काम कर दे भैया गर्भाशय में, जो कोशिकाएँ लगी उसमें हैं, वही कोशिकाएँ ऐसा हो जाएं कि जो स्पर्म जा रहा है उसको वो खा लें, उसको निगल लें, मतलब कि वहाँ पे वो काम कर दे किसका, फैगोसाइटोसिस का, भक्षाणु क्रिया का। और कोशिकाएँ जो है ना वो क्या करेंगे भैया, स्पर्म को यानी कि शुक्राणु क्या कर लेंगे, खा लेंगे, ठीक है। तो दो तरीके हो जाएंगे, तो दोनों सीखेंगे भैया। जो सर जी मतलब नर्स के द्वारा किया जाता है, ये नर्स के द्वारा ही होता है, ठीक है। और सर जी इस शुक्राणु को खाने के लिए कौन खाएगा शुक्राणु, कोशिकाएं हैं, कोशिकाएँ कहाँ हैं, ये कोशिकाएँ कहाँ हैं, गर्भाशय में है, बिल्कुल सही। आगे चलो देखें भैया, यहाँ पर पहले आप 2-3 लाइन लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए भैया, गर्भधारण रोकने के लिए अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ, बहुत डाउन हो गया, युक्तियाँ काफ़ी कारगर हैं। इन्हें या इन युक्तियों को या इन डिवाइसेस को, इन युक्तियों को डॉक्टरों या नर्सों द्वारा योनि में प्रविष्ट करा दिया जाता है, जिसके कारण अनचाही, जी भैया, प्रविष्ट करा दिया जाता है, जिसके कारण अनचाहे गर्भधारण से छुटकारा मिल सकता है। देखिए, मिल सकता है हमेशा, ये 100% गारंटेड नहीं है कि नहीं, ध्यान रखेंगे। लिख लिया, और आगे लिखेंगे अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ।
ऐसे लिखना जैसे हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के हैं, जिनमें से एक है औषधि रहित। मतलब ये ऐसी विधि है या ऐसी युक्ति या डिवाइस है जिनमें कोई औषधि नहीं होती है। ठीक है, तो औषधि रहित है। और इसका एग्जाम्पल है लेप्लास लूप। लेप्लास लूप एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल पूछेगा इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि औषधि रहित है, बात कर लीजिए। और दूसरा देखेंगे तांबा मोचक। इसका एग्जाम्पल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड, $375, मल्टी लोड 375, 75 कॉपर टी। ठीक है, कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया और मल्टी लोड 375 कॉपर टी हो गया। ठीक है, मल्टी लोड जो है नाम है। ठीक है भैया, ये नाम है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है हार्मोन मोचक। और हार्मोन मोचक में आपके पास एग्जाम्पल हैं जैसे प्रोजेस, प्रोजेस 68। और दूसरा है एल, या ऐसे लिख लेते हैं LNG20, LNG20। ठीक है, कौन कैसे काम करता है ये बात भी आप समझेंगे। पहले इसको जल्दी लिख लीजिए, नोट कर लिया।